Hello students, this is CA Karishma Bansal from My Future Academy. Let's start with our chapter 4 Organization of Data. इसके अंदर ये मोस्टली प्रैक्टिकल चैप्टर है, बस स्टार्टिंग का कुछ थ्योरी पार्ट है जो मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को समझा रही हूँ. ये है ना, अपन ने बहुत सारा पार्ट 10th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, बट अपन ने डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई नहीं है. अपन ने लास्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ा था. ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो डेटा है ना, उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या ग्रुप में अरेंज करना उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ताकि उसको स्टडी करना ईजी हो जाए. वापस क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे डेटा को सीक्वेंस एंड ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऐसे कोई भी चीज़ जिसके बेसिस पे वो लोग सिमिलर या डिफरेंट बता सके, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन से हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं? क्लासिफिकेशन हम लोगों को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में हेल्प करवाता है. क्लासिफिकेशन कॉम्प्लिकेट डेटा को सिंपल बना देता है. क्लासिफिकेशन से हम लोगों को कंपैरिजन करने में हेल्प आती है. क्लासिफिकेशन से दो डेटा के बीच में रिलेशनशिप बिठाने में हेल्प आती है. मोर ओवर क्लासिफिकेशन होमोजीनियस डेटा को एक साथ लाता है और हेट्रोजीनियस को अलग. होमोजीनियस मतलब जो सेम टाइप के डेटा होते हैं, हेट्रोजीनियस मतलब जो अलग टाइप के डेटा होता है. तो अपन लोगों को समझ आता है कि क्या इस डेटा के अंदर सिमिलर है और क्या इसके अंदर डिफरेंट है. तो ये सारी चीज़ें अपन को कौन हेल्प करवाता है? क्लासिफिकेशन हेल्प करवाता है. क्लासिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्ट है, ये अपन ने देखा कि भाई डेटा को सिंपल बनाना, कंपैरिजन में हेल्प करना, उसके बाद रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, फिर डेटा को एकदम अच्छे से प्रेजेंट करना. एक बोलते हैं ना, एक लोगों के दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करनी है. अगर डेटा रॉ फॉर्म में है ना, वो ऐसे ही रैंडम 4 5 6 7 8, तो यार ये 4 5 6 7 8 क्या है? पर अगर मैं ऐसा बोलूँ, ये 4 5 6 7 8 रैंकिंग है जो इन लोगों को मिली है, तो उसको मैं अच्छे से प्रेजेंट करूँ कि रैंक 4 ये, रैंक 5 ये, रैंक 6 ये, तो वो कितना अच्छा दिखेगा और लोगों के दिमाग में एक पिक्चर छप जाएगी. तो क्लासिफिकेशन लोगों के दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बिठाने में हेल्प करता है. एक अच्छा क्लासिफिकेशन किसको बोला जाता है? एक डेटा का क्लासिफिकेशन तब उसको अच्छा बोला जाएगा जब वो सूटेबल हो. सूटेबल किसके लिए? जिस चीज़ के लिए वो डेटा को कलेक्ट किया गया है. तो वो जो आपने क्लासिफिकेशन किया है ना, वो क्लासिफिकेशन आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए. मतलब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए. सेकंड, अनएम्बिगियस. आपका क्लासिफिकेशन कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए. सेकंड. थर्ड, एग्जॉस्टिवनेस. मतलब आपके क्लासिफिकेशन में डेटा में जितने भी नंबर है सब कहीं ना कहीं कवर हो जाने चाहिए, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए. फ्लेक्सिबल. आपने जो क्लासिफिकेशन किया है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. अगर इन केस आगे जाके सिचुएशन चेंज होती है तो आप अपना क्लासिफिकेशन भी चेंज कर सके, उस हिसाब से होना चाहिए. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. जो क्लासेस आपने बनाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नंबर 2 क्लास के अंदर आ रहा है, 10 से 20 में भी आ रहा है, 20 से 30 में भी आ रहा है. नहीं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए. आपको ये ध्यान रखना है. आपने क्लासिफिकेशन इस तरह से किया है कि एक डेटा एक जगह एक ही बार आ रहा है. आगे, स्टेबिलिटी. डेटा जो हो ना, वो एकदम स्टेबल, आपको है ना प्रॉपर मीनिंगफुल डेटा होना चाहिए. आप लोगों ने ना स्टेबल डेटा कलेक्ट करना चाहिए, वरना उससे कोई भी मीनिंग नहीं आएगा. मोर ओवर क्लासिफिकेशन होमोजेनिटी के बेसिस पे होना चाहिए. हेट्रोजीनियस डेटा को अगर आप क्लासीफाई करोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है. एक बात बताओ, क्या उसका रैंक क्या आया और वो खाने में क्या खाता है, ये दोनों डेटा को आप क्लासीफाई करोगे तो कोई मतलब होगा नहीं. तो हमेशा बात याद रखना, क्लासिफिकेशन होमोजेनिटी के बेसिस पे होना चाहिए. डेटा जो होमोजीनियस है वो एक साथ क्लासीफाई होने चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. 4 मेथड्स दी गई है: जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. सबसे पहले जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, मतलब एरिया वाइज जब क्लासिफिकेशन करते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, तो इसको हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब टाइम के बेसिस पे, भाई एक पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, या फिर 1951 में इतना, 61 में इतना, 71. क्रोनोलॉजी वाइज जब मतलब टाइम वाइज बताते हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है. क्वालिटेटिव मतलब किसी कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे, जैसे कि भाई मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव में भी 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं. एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन और एक होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन. जैसे सिंपल क्लासिफिकेशन में क्या होगा भाई, मेल एंड फीमेल. पर मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में मेल फीमेल, मेल के अंदर भी लिटरेट इलिटरेट, फीमेल में भी लिटरेट इलिटरेट. लिटरेट में भी 2 टाइप के, हिंदू नॉन हिंदू.
इलिटरेट में भी दो टाइप के, हिंदू नॉन हिंदू, सेम गोज विथ फीमेल। तो ये जब एक ही क्लासिफिकेशन में और सब क्लासिफिकेशंस होते हैं ना, तो इसको हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और नॉर्मल वाले को क्या बोलते हैं, सिंपल क्लासिफिकेशन। ये हो गया क्वालिटी, किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पे। पर अगर किसी नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, मतलब 20 से 30 के बीच में 5 लोगों के मार्क्स आए, जब अपन नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के बेसिस पे, किसी डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जबकि क्वांटिटेटिव मतलब किसी नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? ठीक है, अब अपन आते हैं वेरिएबल पे। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल मतलब वो वैल्यू जो इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेशन डिफर करेगी। जैसे 1 2 3 4 लोग हैं, ये 4 मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैंने इनके मैथ्स के मार्क्स पूछे, इसके 20 मार्क है, इसके 30 मार्क है, इसके 40 मार्क है, इसके 50 मार्क है। तो एट्रीब्यूट क्या है, मैथ्स के मार्क्स। मैथ्स के मार्क्स हर पर्सन या हर इन्वेस्टिगेशन में क्या कर रहा है, डिफर। वेरिएबल वो एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू एक इंसान से दूसरे इंसान या एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट पे डिफर करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जिसके बेसिस पे हम मेजरमेंट करें, एज हो गए, मार्क्स हो गए, चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन डिफरेंट फैमिली, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें तुम्हारी वेरिएबल है। वेरिएबल जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, जहाँ पे सिंगल नंबर है, भाई इतने, 1 मार्क किसका आया, 2 मार्क कितने, 3 मार्क, 4 मार्क, सिंगल डिजिट वाला जो सिंगल नंबर है, सिंगल डिजिट नहीं सिंगल नंबर है, उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। और ऐसा है कि 10 से 20 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए, 20 से 30 लोगों के बीच में कितने मार्क्स आए, 30 से 40 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए, 40 से 50 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। ये क्या है, कंटिन्यूस वेरिएबल। देखो डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होगा, सिंगल नंबर, 0 बच्चे कितने लोगों के हैं, 5 फैमिलीज़ के, 1 7 फैमिली, 2 25 फैमिली, 3 फैमिलीज। अब कंटिन्यूस वेरिएबल में क्या होगा, ये इस तरह से क्लासेस वाइज क्लासिफिकेशन होगा। और ये होता है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब जो ये पर्टिकुलर वेरिएबल है वो कितनी बार डेटा के अंदर आ रहा है। 0 कितनी बार आया, 5 बार, 1 कितनी बार आया, 7 बार, 2 कितनी बार आया, 25 बार, 3 कितनी बार आया, 3 बार। सेम 40 से 45 के बीच में कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 22। 45 से 50 में कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 6। 50 से 55 के बीच में कितने लोगों का वेट है, 9। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल के बीच में ये तुमको बताता है। डिस्क्रीट में अपन ने देख लिया कि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज दिखाई जाती है, जबकि यहाँ पे एक रेंज बताई जाती है, इससे लेके इसमें। ये दिस वेरिएबल इंक्रीजेज इन कंप्लीट नंबर, दिस वेरिएबल कैन इंक्रीज इन फ्रैक्शन एज वेल एज इन कंप्लीट नंबर। ठीक है, ये जनरली कंप्लीट नंबर्स में इंक्रीज होते हैं, मतलब ऐसे 1 2 3 4 पूरे नंबर्स इंक्रीज होते हैं। ये फ्रैक्शन में भी इंक्रीज हो सकते हैं या फिर कंप्लीट नंबर में भी इंक्रीज हो सकते हैं। डेटा कलेक्शन यहाँ पे काउंटिंग के बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे मेजरमेंट के बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अपन ने देख लिया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन तुम्हारा इसका एग्जाम्पल हो गया, वेट बिटवीन ये से ये तुम्हारा ये कंटिन्यूस का एग्जांपल हो गया। फ्रीक्वेंसी मैंने समझा दिया, पर्टिकुलर वेरिएबल कितनी बार उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे अपन खत्म करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये बता दिया मैंने कि भाई एक पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ जो फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड है वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये जो पूरा था ना, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से ये वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये 50 जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट वेरिएबल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कल अपन लोग स्टैटिस्टिकल सीरीज से चालू करेंगे। स्टैटिस्टिकल सीरीज अपन को ये चैप्टर में सिर्फ 3 दिन लगेंगे, जो अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी आई होप तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई, क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, किस तरह से अपन लोगों का डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, किस तरह से कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, वेरिएबल खुद क्या होता है। ये सारी चीज़ें क्लियर रखना, क्योंकि इसके ऊपर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।